बिहार में एक ऐसा भी जमींदार था जो ब्रिटिश काल में धन संपदा में हैदराबाद के निजाम और बड़ौदा के गायकवाड़ के बाद तीसरा अमीर घराना माना जाता था। उस परिवार का ओहदा जमींदार का था, किंतु उसकी बढ़ती ताकत के कारण उसे राजा और महाराजा तक कहा गया। जी हाँ, हम बात दरभंगा महाराज की ही कर रहे हैं। दरभंगा राजघराने के बारे में आज हम उन घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं जिनके बारे में कम लोगों को पता है। इस कहानी में दरभंगा राजघराने के सृजन के बीज छुपे हुए हैं। न तलवार चला न तोप चला, बिना खून बहाए दरभंगा राज की स्थापना बिहार में अन्य जमींदारों से उन्हें अलग करती है। मुगल काल में मिथिला क्षेत्र को तिरहुत सरकार से भी संबोधित किया जाता था। तिरहुत सरकार में वर्तमान मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुंगेर के कुछ हिस्से, भागलपुर, पूर्णिया के अलावा नेपाल के मोरंग सप्सराल, लंबी, रोताहाट, वेरा और परसा जिले आते थे। लगभग 8300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 4500 गांवों का क्षेत्र दरभंगा राज्य के अधिकार क्षेत्र में थे। आज का दरभंगा शहर तिरहुत सरकार का एक महाल ही था। महाल बोले तो मोहल्ला मत समझिएगा। महाल का मतलब अनेक गांवों को मिलाकर एक छोटा सा प्रशासनिक इकाई का भौगोलिक क्षेत्र समझिए। तिरहुत सरकार में 1098 से लेकर 1353 तक कर्नाट राजपूतों का शासन था। कर्नाट राजपूत अर्थात कर्नाटक से चलकर आए राजपूत, जो बिहार में आने वाले राजपूत समूह का पहला जत्था था। इससे पहले बिहार में राजपूतों के आगमन का कोई सबूत नहीं मिलता है, किंतु 1353 में कर्नाट राजा के मंत्री ने ही सत्ता से कर्नाट राजपूतों को अपदस्थ कर ओइनवार वंश की नींव डाली। ओइनवार वंश भी लंबे समय तक तिरहुत में काबिज रहा। 1527 में बंगाल का शासक नसरत शाह ने तिरहुत पर आक्रमण कर ओइनवार वंश के अंतिम राजा कंस नारायण की हत्या कर दी। इसके बाद इस इलाके में लगभग 4 दशक तक कोई इस इलाके का एक छत्र शासक नहीं रहा। अफगानों के अलावा अगल बगल के जो भी मजबूत शासक रहते, इस पर कब्जे के लिए आपस में लड़ते रहते। अनेक दशकों तक चारों तरफ अराजकता का माहौल छाया रहा। यह अराजकता का दौर तब खत्म हुआ जब 1574 में मुगल शासक अकबर ने बिहार में हमला के बाद पूरे बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन ले लिया। कहते हैं इस दौरान फतेहपुर सीकरी में किसी मुस्लिम धर्म के विद्वान ने हिंदू दर्शन को निम्न मानते हुए चर्चा के लिए खुली चुनौती दी थी। सम्राट अकबर तब देखना चाहते थे कि कोई इस मुस्लिम धार्मिक विद्वान को चुनौती दे सकता है या नहीं। अकबर के दरबारी राजा बीरबल ने महेश ठाकुर नामक एक मैथिली ब्राह्मण विद्वान का नाम सुझाया। सम्राट अकबर की अनुमति पाकर महेश ठाकुर को बुलावा भेजा गया। महेश ठाकुर अपने साथ एक शिष्य रघुनंदन झा के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचे। सम्राट अकबर की अनुमति पाकर महेश ठाकुर को बुलावा भेजा गया। महेश ठाकुर अपने एक शिष्य रघुनंदन झा के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचे। राजा मान सिंह की अनुमति से रघुनंदन झा अकबर से मिले। अकबर रघुनंदन झा से मिलकर बातचीत से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रघुनंदन झा को बहस में शामिल होने की सहमति दे दी। तब रघुनंदन झा और मुस्लिम विद्वान के बीच 3 दिनों तक फतेहपुर सीकरी में बहस हुआ। 3 दिनों के बाद आखिरकार रघुनंदन झा को विजेता घोषित किया गया। रघुनंदन झा की विद्वता से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट ने रघुनंदन झा के नाम से तिरहुत का चौधरी और कानूनगो होने का फरमान जारी कर दिया। फरमान का मतलब तब के सरकारी आदेश, और चौधरी का मतलब मुगलों के केयरटेकर, और कानूनगो का मतलब तब के तहसीलदार समझिए। किंतु रघुनंदन झा ने अपने गुरु महेश ठाकुर के प्रति समर्पण दिखाते हुए दरबार में अपील किया कि महेश ठाकुर के नाम से ही फरमान जारी किया जाए। तब बड़ी मशक्कत से मान सिंह और बीरबल की कोशिश से फरमान बदला गया और महेश ठाकुर को तिरहुत का चौधरी और कानूनगो बनाने का फरमान निकाला गया। ध्यान रहे कि तब जो भी फरमान निकलता था उस पर जिनके नाम से फरमान निकलता था उस पर यह दर्ज होता था कि वे इस्लाम के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। आगे चलकर महेश ठाकुर के उत्तराधिकारियों ने समय समय पर सम्राट अकबर के उत्तराधिकारियों का विश्वास प्राप्त कर अपनी ताकत और अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की। औरंगजेब के शासन में महेश ठाकुर की तीसरी पीढ़ी के वंशज महिनाथ ठाकुर को 1665 में औरंगजेब ने 110 परगना की जमींदारी दिया। यह वह समय था जब मुगलों के प्रति महेश ठाकुर के 3 पीढ़ियों की समर्पण और विश्वास के बाद दरभंगा राजघराने को पहली बार जमींदारी हासिल हुआ। इनमें से अधिकांश परगना तिरहुत, मुंगेर, पूर्णिया और ताजपुर क्षेत्र के थे। साल 1665 का समय ही दरभंगा राजघराने के लिए टर्निंग पॉइंट है, जब ये औरंगजेब की कृपा से पूरी तरह से जमींदार के रूप में स्थापित हुए। कहते हैं कि दान राजाओं के वैभव का प्रतीक होता है।
दान के मामले में दरभंगा राजघराने का इतिहास बेजोड़ है। दरभंगा राजघराने ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कई संस्थानों को काफ़ी दान दिया है। 1874 में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की भी शुरुआत की थी, किंतु दरभंगा राज क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने में दरभंगा राज की भूमिका नजर नहीं आती है। हाँ, बाद के दिनों में 60 के दशक में अपने पुश्तैनी राजभवन प्रांगण में बिहार सरकार को जमीन दान कर संस्कृत विश्वविद्यालय जरूर खुलवाए, जिसे कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से आज जाना जाता है। किंतु स्थानीय जनता के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था न के बराबर किए, जबकि इसी युग में वो बड़े संस्थानों को दान करने में कोई कोताही नहीं बरते। यदि उन्होंने दरभंगा क्षेत्र के एजुकेशन के लिए उतनी राशि खर्च की होती तो दरभंगा की कहानी आज कुछ अलग होती। तो दिलचस्प यह है कि आगे की पीढ़ियों में दरभंगा राजघराने के लोग हिंदू हृदय सम्राट भी बनने की कोशिश करते हुए दिखे। इसी वंश के महाराजा रामेश्वर सिंह बिहार हिंदू महासभा के आजीवन अध्यक्ष भी रहे। एक समय में मदन मोहन मालवीय भी इस हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। दरभंगा राजघराने के राजा कामेश्वर सिंह ने 1952 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा नॉर्थ लोकसभा से चुनाव भी लड़ा। चुनाव में उन्हें कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 1930 के दशक में बिहार में दलितों को मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में महात्मा गांधी की सक्रियता भी थी। दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर बिहार में एक धड़ा विरोध में था। बिहार में दलित आंदोलन नामक पुस्तक में यह दर्ज है कि जब 1933-34 में दलितों के मंदिर विधेयक को लेकर बिहार में बिल और के विरोध और समर्थन में गहमागहमी चल रहा था, तब इस विधेयक के विरोध में 20 मई 1934 को दरभंगा महाराज की अध्यक्षता में बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन की बैठक में इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया गया। दरभंगा राजघराने ने आज़ादी के बाद भी अपनी राजनीतिक भूमिका को बनाए रखने की भरसक कोशिश की। 1967 में बिहार में संविद की सरकार में जमींदारी उन्मूलन और बटाईदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाना चाहा, तो उसे जनसंघ के साथ साथ दरभंगा महाराज ने भी तीखा विरोध किया। ग्रीस मिश्रा द्वारा लिखी हुई पुस्तक बिहार में जातिवाद स्वतंत्रतावाद में यह लिखा है कि तब दरभंगा महाराज का मुखपत्र इंडियन नेशन और आर्यावर्त ने 15 अक्टूबर 1967 को अपने संपादकीय में लिखा कि यदि 1 इंच भी जमीन ली गई तो खून बहने से कोई नहीं रोक सकता, लाशों से धरती पट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि शासक वर्ग समय के अनुसार देश धर्म बदल लेता है, जनता धर्म के लिए लड़ पड़ती है। दरभंगा राजघराने की स्थापना के लिए मुगलों की मेहरबानी की कहानी से लेकर दरभंगा महाराज के हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने की कहानी हमें सीख देती है कि हमें धर्म के नाम पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सियासत का मैदान हो या सत्ता का खेल, जीतने वाले को भावुकता से दूर होना चाहिए। मंजे हुए सियासी लोग आम लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। आम आदमी इन भावनाओं के खेल में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दरभंगा राज जिसकी स्थापना के लिए कभी युद्ध न करना पड़ा, दरभंगा राज जो कभी अपने समय का दानवीर रहा, लेकिन अपने दरभंगा राज की जनता के लिए शायद लोकप्रिय न रहा, अन्यथा 1952 के लोकसभा चुनाव में अपने ही घर में हार न होती। दरभंगा राजघराने की दान की कहानियां उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाती है। वहीं दरभंगा राजघराने द्वारा दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर किए पुरजोर विरोध उनके चांद पर दाग की तरह है। आज की कहानी में इतना ही। हमारी अगली कहानी सुनने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।